नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपकी अपनी कहानियों की दुनिया में जहां हर किस्सा आपको रोमांच और रहस्य की नई गहराइयों में ले जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों जेफ, एरिक, एमी और स्टेसी के साथ, जो मैक्सिको में छुट्टियां मना रहे हैं। ये सभी अमेरिकी छात्र हैं और समुद्र तट पर मज़े करने आए हैं। उनके साथ एक जर्मन युवक मैथियास भी जुड़ता है, जो अपने खोए हुए भाई हेनरिक को ढूंढ रहा है। हेनरिक एक पुरानी खुदाई साइट पर गया था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। मैथियास ने बताया कि हेनरिक ने उसे एक नक्शा दिया था जिससे वह उस साइट तक पहुंच सकता है। यह एक पुरानी माया सभ्यता की खुदाई की जगह है, जो घने जंगल के बीचों बीच है। रोमांच और जिज्ञासा से भरपूर चारों दोस्त मैथियास के साथ जाने का फैसला करते हैं। उनका एक और साथी, ग्रीक व्यक्ति पाब्लो, जिसे वे पानोस बुलाते हैं, भी उनके साथ जाता है। सफ़र की शुरुआत उत्साहजनक होती है। वे जंगल के रास्ते में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे घना जंगल शुरू होता है, माहौल डरावना और रहस्यमयी हो जाता है। वे गर्मी, कीड़े मकोड़ों और थकावट से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां माया सभ्यता की खुदाई हुई थी। यह एक ऊंची बेलों से ढकी पहाड़ी है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पास के ग्रामीण उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे उस पहाड़ी पर न जाएं, लेकिन भाषा की बाधा के कारण वे ग्रामीणों की बात नहीं समझ पाते। ग्रामीण उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्त उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़ते हैं, माहौल और भी खतरनाक लगने लगता है। पहाड़ी पर कुछ असामान्य है। वहाँ एक रहस्यमय प्रकार की बेलें हैं जो पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन बेलों में कुछ अजीब सी हलचल होती है, जैसे वे जीवित हों। तभी ग्रामीण उन्हें घेर लेते हैं। वे चिल्लाते हैं और अपने तीर धनुष उनकी ओर तान देते हैं। जब एमी गलती से एक बेल पर पैर रखती है तो ग्रामीण और गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे उस पहाड़ी पर ही रहें और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद वे महसूस करते हैं कि उनके पास पानी और खाना सीमित मात्रा में है। उनके मोबाइल फ़ोन का कोई सिग्नल नहीं है और वे ग्रामीणों से घिरे हुए हैं जो उन्हें वहां से जाने नहीं देंगे। उनकी मदद की उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। मैथियास का मकसद हेनरिक को ढूंढना था, लेकिन उन्हें पहाड़ी के पास उसका सिर्फ कैंप मिलता है। वहाँ कुछ कागज़ और सामान बिखरा हुआ है, लेकिन खुद हेनरिक कहीं नहीं है। चारों को समझ में आता है कि ये जगह बेहद ख़तरनाक है और वे फंस चुके हैं। जैसे ही रात होती है, उन्हें उन बेलों के बारे में डरावनी सच्चाई पता चलती है। वे बेलें सचमुच जीवित हैं और शिकार करती हैं। वे आवाज़ें निकालती हैं, हिलती डुलती हैं और यहाँ तक कि इंसानों को खींचने की कोशिश करती हैं। पहाड़ी पर फंसे दोस्तों को समझ आता है कि ग्रामीण उन्हें क्यों रोक रहे थे। यह जगह श्रापित है। वे हर हाल में यहाँ से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। पहाड़ी पर फंसे इन दोस्तों को अब समझ में आ चुका था कि यह जगह साधारण नहीं है। उनके चारों तरफ रहस्यमय और खतरनाक बेलों ने घेरा हुआ था। ग्रामीणों के हाव भाव और पहाड़ी के वातावरण ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। बेलें अब धीरे धीरे अपने भयानक रहस्यों को उजागर कर रही थीं। पहली रात, डर और रहस्य। पहली रात का माहौल बेहद डरावना था। चारों दोस्त और मैथियास अब बेलों से सचेत रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी जगह को सुरक्षित ठिकाने के तौर पर चुना। चारों तरफ खामोशी और घने अंधेरे का माहौल था। कभी कभी बेलों से अजीब सी आवाज़ें आतीं जो उनकी हिम्मत को डगमगा रही थीं। स्टेसी ने नोटिस किया कि बेलें केवल हवा से नहीं हिल रही थीं, बल्कि उनके हरकत करने का एक अपना मकसद था। वह एमी को समझाने लगी कि ये बेलें उनके लिए खतरा बन सकती हैं, लेकिन एमी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वह इसे सिर्फ मानसिक दबाव मान रही थी। मैथियास, जो पहले से ही परेशान था, अब और गंभीर हो गया। उसने बाकी दोस्तों से कहा कि हेनरिक का गायब होना और बेलों की मौजूदगी किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है।
उसने सुझाव दिया कि उन्हें इस जगह से भागने की योजना पर काम करना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि ग्रामीण पहाड़ी के चारों तरफ तैनात थे और उनके पास हथियार भी थे। अगर वे भागने की कोशिश करते तो उनका सामना ग्रामीणों से होता। उनकी हालत एक जाल में फंसे शिकार जैसी हो गई थी। दूसरा दिन, खतरा और घबराहट। अगली सुबह सभी ने यह देखा कि बेलें रात में उनके ठिकाने के करीब आ चुकी थीं। वे यह देखकर हैरान रह गए कि बेलें उस जगह पर पहुंच गई थीं जहां उनका खाना और पानी रखा हुआ था। एरिक ने इन बेलों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बेल को छुआ, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। बेल ने उसकी त्वचा को काट दिया और वहां हल्का खून निकलने लगा। यह देखकर बाकी सभी डर गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये बेलें सिर्फ हरकत ही नहीं करतीं, बल्कि हमला भी कर सकती हैं। मैथियास ने सोचा कि वे बेलों से दूर रहने की कोशिश करें, लेकिन पहाड़ी पर उनके लिए कोई और जगह नहीं थी। मैथियास ने हिम्मत जुटाकर हेनरिक को खोजने की कोशिश की। वह पहाड़ी के आसपास घूमने लगा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी उसने पहाड़ी के एक कोने पर हेनरिक के कैंप के पास एक गड्ढा देखा। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया, और जब सभी ने गड्ढे के अंदर झांका तो उन्हें वहां हेनरिक का सामान और उसके कपड़े मिले, लेकिन उसका शरीर वहां नहीं था। यह देखकर सभी के दिल में और डर बैठ गया। धीरे धीरे दोस्तों को पता चला कि ये बेलें सिर्फ हरकत नहीं करतीं, बल्कि आवाज़ भी निकालती हैं। वे इंसानी आवाज़ें निकालती थीं, जैसे किसी की मदद की पुकार। एक रात उन्होंने सुना कि किसी ने मदद करो चिल्लाया। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन मैथियास ने बताया कि उसने भी वही आवाज़ सुनी थी। यह आवाज़ हेनरिक की लग रही थी। एमी ने सोचा कि हो सकता है हेनरिक जीवित हो और उसे बचाने की ज़रूरत हो, लेकिन जेफ ने उसे समझाया कि यह सब बेलों का खेल हो सकता है। ये बेलें किसी तरह उनके मन को भ्रमित कर रही थीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पाब्लो की हालत खराब होने लगी। उसने गलती से बेलों के पास ज्यादा समय बिताया था और अब उसकी त्वचा पर अजीब घाव हो रहे थे। एक दिन जब पाब्लो ने पानी लेने के लिए बेलों के करीब जाने की कोशिश की तो बेलों ने उसे खींच लिया। वह चीखने लगा और दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने पाब्लो को किसी तरह बेलों से अलग किया, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई। पाब्लो की चोटें अब संक्रमण का रूप ले रही थीं। दोस्तों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुद की उम्मीदें खत्म हो रही थीं। फंसे हुए हालात और बढ़ते खतरों ने दोस्तों के बीच तनाव पैदा कर दिया। एरिक और जेफ एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एमी और स्टेसी डर के मारे चुप थीं। जेफ ने सुझाव दिया कि वे एक योजना बनाकर इस पहाड़ी से निकलने की कोशिश करें, लेकिन एमी ने कहा कि ग्रामीणों से टकराना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। दोस्तों ने किसी तरह खाने और पानी का इंतजाम करने की कोशिश की। मैथियास ने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़े, लेकिन उनमें से एक फल जहरीला निकला। इससे उन्हें और झटका लगा। एमी ने सुझाव दिया कि वे पहाड़ी पर ऊपर चढ़कर चारों तरफ देख सकते हैं कि क्या कोई मदद के संकेत हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने का मतलब था बेलों के और करीब जाना। पहाड़ी पर फंसे इन दोस्तों का संघर्ष अब और भी कठिन हो गया था। उनके पास भोजन और पानी की कमी थी। बेलों का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था और उनके बीच तनाव और डरावना माहौल बना हुआ था। पाब्लो पानोस की हालत अब और खराब हो चुकी थी। उसकी त्वचा पर जो घाव थे उनमें से अजीब तरल निकल रहा था। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। स्टेसी ने पाब्लो की हालत देखकर घबराहट में कहा, हमें उसे यहाँ से ले जाना होगा। ये बेलें उसे पूरी तरह खत्म कर देंगी। लेकिन जेफ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम ग्रामीणों को पार नहीं कर सकते, और अगर हम उसे ले जाने की कोशिश करें तो हम सब फंस जाएंगे। पाब्लो अब लगभग बेहोश हो चुका था। मैथियास ने सुझाव दिया कि उसे आराम करने दिया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर सभी जानते थे कि उसके बचने की संभावना कम है। इस बीच बेलों का डरावना सच धीरे धीरे और सामने आ रहा था। वे न केवल हरकत करती थीं, बल्कि अपने शिकार को खत्म करने का एक खास तरीका भी अपनाती थीं। रात के समय एरिक ने देखा कि बेलें पाब्लो के घावों की तरफ खींच रही थीं। यह देखकर वह डर गया और चिल्ला पड़ा,
ये बेलें हमें ख़त्म कर देंगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जेफ ने उसे शांत कराया और कहा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। अगली सुबह जेफ ने सभी को एक योजना के बारे में बताया। उसने कहा कि उनमें से एक को पहाड़ी के नीचे जाकर ग्रामीणों से बात करनी चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। एमी ने तुरंत इस विचार का विरोध किया। उसने कहा, ग्रामीण हमें मार डालेंगे, उन्होंने पहले ही हमें चेतावनी दी थी और अब वे हमें दुश्मन समझते हैं। मैथियास ने इस पर सुझाव दिया कि वे एक झंडा बनाकर उसे पहाड़ी के ऊपर लहराएं ताकि कोई दूर से उनकी स्थिति देख सके, लेकिन उनके पास झंडा बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। पाब्लो की हालत अब और ख़राब हो चुकी थी। वह दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे मर गया। उसकी मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। बेलों ने उसके शव को घेर लिया और धीरे धीरे उसे अंदर खींचने लगीं। स्टेसी ने यह देखकर चीखते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, हम यहाँ ऐसे ही नहीं मर सकते। लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वे कुछ नहीं कर सके। पाब्लो की मौत के बाद बेलों ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वे दोस्तों की आवाज़ें निकालने लगीं जैसे वे एक दूसरे को बुला रही हों। एमी को ऐसा लगा कि मैथियास उसे बुला रहा है। उसने अपनी जगह छोड़ी और बेलों के करीब जाने लगी। तभी जेफ ने उसे रोक लिया और कहा, यह सब उनका जाल है, ये हमें हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। अब सभी को यह साफ हो चुका था कि बेलें सिर्फ एक पौधा नहीं थीं, बल्कि एक जानलेवा शत्रु थीं। स्टेसी, जो अब तक सबसे शांत थी, धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर कुछ अजीब हलचल हो रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि बेलें उसकी त्वचा के नीचे घुस चुकी थीं। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने बेलों को अपनी त्वचा से निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना दर्दनाक था। मैथियास ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार चीखती रही, ये बेलें हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, हमें भागना होगा। खाने और पानी की कमी अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। मैथियास ने पास के एक जगह से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बेलों ने उसे घेर लिया। स्टेसी ने सुझाव दिया कि वे पहाड़ी के नीचे जाकर ग्रामीणों से माफ़ी मांगें और उन्हें जाने दें, लेकिन जेफ ने कहा, अगर हम नीचे गए तो ग्रामीण हमें मार देंगे। हमारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब तक सभी दोस्तों के बीच झगड़े और तनाव अपने चरम पर पहुंच चुके थे। एरिक और जेफ एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। एमी और स्टेसी भी मानसिक रूप से टूट चुकी थीं। हमें एक टीम बनकर रहना होगा। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो ये बेलें हमें आसानी से ख़त्म कर देंगी। पहाड़ी पर फंसे दोस्तों की स्थिति अब और भी विकट हो चुकी थी। पाब्लो की मौत के बाद समूह में भय और निराशा का माहौल गहरा गया था। बेलों का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था और उनके बीच आपसी तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया था। एरिक की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि बेलें उसकी त्वचा के नीचे प्रवेश कर चुकी हैं। उसने कई बार चाकू से अपनी त्वचा को काटकर बेलों को निकालने की कोशिश की, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। उसकी इस हरकत से बाकी दोस्त भी चिंतित थे, लेकिन वे खुद भी इतनी दयनीय स्थिति में थे कि उसकी मदद करने में असमर्थ थे। स्टेसी की मानसिक स्थिति भी अस्थिर हो रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि बेलें उसकी त्वचा के नीचे सरक रही हैं। उसने एमी से अपनी चिंता साझा की, लेकिन एमी ने इसे उसका भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। स्टेसी ने खुद ही अपनी त्वचा की जांच की, लेकिन उसे कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। यह मानसिक तनाव उसे धीरे धीरे तोड़ रहा था। मैथियास ने निर्णय लिया कि वह पहाड़ी के आसपास और खोज करेगा। शायद उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वे इस जगह से निकल सकें। उसने जेफ से अपनी योजना साझा की और दोनों ने मिलकर एक खोज अभियान शुरू किया। उन्होंने पहाड़ी के चारों ओर घूमकर संभावित रास्तों की तलाश की, लेकिन हर जगह बेलों का जाल बिछा हुआ था। उनकी यह कोशिश भी नाकाम रही, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई। समूह के पास भोजन और पानी की कमी अब गंभीर समस्या बन चुकी थी। उनके पास जो थोड़ा बहुत राशन था, वह भी खत्म होने के कगार पर था। एमी ने सुझाव दिया कि वे बेलों के फल खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन जेफ ने उसे चेतावनी दी कि वे फल जहरीले हो सकते हैं।
इस दुविधा में वे भूख और प्यास से जूझते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक रात जब सभी थके हुए सो रहे थे, बेलों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने एरिक को अपने जाल में फंसा लिया और उसके शरीर को घेर लिया। एरिक की चीखों से बाकी दोस्त जाग गए और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बेलों की ताकत के सामने वे बेबस थे। एरिक की दर्दनाक मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। अब समूह में केवल 4 लोग बचे थे और उनकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। जेफ ने निर्णय लिया कि वे अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। उसने सुझाव दिया कि वे सभी मिलकर एक आखिरी कोशिश करें और पहाड़ी से नीचे उतरने की योजना बनाएं। उसने कहा, अगर हम यहाँ रुके रहे तो बेलें हमें एक एक करके मार देंगी। हमें अपनी जान बचाने के लिए जोखिम उठाना होगा। सभी ने उसकी बात से सहमति जताई और अगले दिन सुबह निकलने की योजना बनाई। अगली सुबह समूह ने अपने बचे हुए सामान को इकट्ठा किया और पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि ग्रामीणों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। ग्रामीणों के हाथों में हथियार थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जेफ ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक ग्रामीण ने तीर चलाया जो मैथियास के सीने में लगा। मैथियास की मौत ने बाकी दोस्तों को सदमे में डाल दिया और वे वापस पहाड़ी की तरफ भागने लगे। अब समूह में केवल 3 लोग बचे थे, जेफ, एमी और स्टेसी। वे पहाड़ी पर वापस आ गए, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी। बेलों ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया और इस बार उनका बचना लगभग नामुमकिन था। स्टेसी ने बेलों से घिरकर अपनी जान गंवा दी और एमी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। जेफ ने आखिरी कोशिश के तौर पर एमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बेलों की ताकत के सामने वह भी हार गया। अंततः बेलों ने सभी को अपने जाल में फंसा लिया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पहाड़ी पर जीवित बचे हुए लोगों की संख्या अब घटकर केवल 2 रह गई थी, जेफ और एमी। पिछली रात की घटनाओं ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। मैथियास और स्टेसी की दर्दनाक मौत और बेलों का खौफनाक हमला उनके जहन में गहरे घाव छोड़ गया था। दोनों अब जान चुके थे कि इस पहाड़ी से बच निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। एमी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपने करीबियों को एक एक करके खो दिया और अब उसे लगने लगा कि उसका भी अंत जल्द ही होने वाला है। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। वह जेफ से बोली, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये बेलें हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जेफ ने एमी को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से डर और थकावट का शिकार था। उसने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने कोशिश की तो शायद हम बच सकें। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो इन बेलों से दूर हो। रात होते ही बेलों ने फिर से अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वे अब एक नई रणनीति अपना रही थीं। उन्होंने एमी की आवाज़ की नकल करते हुए जेफ को पुकारना शुरू कर दिया। जेफ, मेरी मदद करो, ये बेलें मुझे खींच रही हैं। जेफ एक पल के लिए भ्रमित हो गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि यह बेलों का जाल है। उसने एमी को चेतावनी दी, इनकी चाल में मत फंसना। ये हमारी आवाज़ें निकालकर हमें फंसाना चाहती हैं। लेकिन इस बार बेलें और ज़्यादा खतरनाक साबित हुईं। वे धीरे धीरे दोनों के करीब आने लगीं और उनकी हरकतें और तेज़ी से बढ़ने लगीं। जेफ ने एमी से कहा, हमें अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें इस पहाड़ी से निकलने की आखिरी कोशिश करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दूंगा। जेफ ने एक सरल लेकिन जोखिम भरी योजना बनाई। उसने आसपास के पत्थरों और लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग जलाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद आग से बेलें डरेंगी और वे एक रास्ता बना सकेंगे। आखिरकार जेफ आग जलाने में सफल रहा। आग की लपटों ने बेलों को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर जेफ और एमी ने पहाड़ी के नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, ग्रामीणों ने एक बार फिर उन्हें घेर लिया। इस बार ग्रामीणों के चेहरे पर क्रोध के बजाय दया और चेतावनी का भाव था। उन्होंने संकेतों के माध्यम से जैनथिनियंस से जेफ और एमी को वापस पहाड़ी पर लौटने के लिए कहा। ग्रामीणों ने इशारों में उन्हें समझाया
कि यह पहाड़ी और उसकी बेलें एक प्राचीन श्राप का हिस्सा हैं। कोई भी जो इन बेलों के संपर्क में आता है वह जिंदा नहीं बच पाता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जेफ और एमी वापस नहीं लौटे तो यह श्राप पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। जेफ ने ग्रामीणों से मदद मांगी, लेकिन वे खुद इस श्राप के सामने असहाय थे। एमी की हालत अब और खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर बेलों ने गहरे जख्म बना दिए थे और वह दर्द से कराह रही थी। उसने जेफ से कहा, मैं और नहीं लड़ सकती, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो। जेफ ने एमी को छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा, हम यहाँ से साथ में निकलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एमी जानती थी कि उनका बचना अब नामुमकिन है। उसने जेफ से कहा, अगर तुम बच भी गए तो यह श्राप तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। आखिरी कोशिश के बावजूद बेलों ने जेफ और एमी दोनों को घेर लिया। आग भी उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। जेफ ने अंत तक हार नहीं मानी और बेलों से लड़ता रहा, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा सका। एमी और जेफ की दर्दनाक मौत ने इस पहाड़ी पर आने वालों के लिए एक और डरावनी कहानी जोड़ दी। ग्रामीणों ने उनकी मौत के बाद पहाड़ी को और सुरक्षित घेराबंदी में डाल दिया ताकि कोई और इस श्रापित जगह के करीब न आ सके। यह पहाड़ी और उसकी खतरनाक बेलें एक ऐसा रहस्य बनी रहीं जिसे कोई भी हल नहीं कर सका। जो कोई भी इस पहाड़ी पर गया वह वहां से कभी वापस नहीं आया। यह जगह हमेशा के लिए एक मौत का जाल बनी रही। ग्रामीणों ने पहाड़ी को घेरकर हमेशा के लिए सील कर दिया था, लेकिन इसके पीछे छिपे प्राचीन रहस्य की कहानी आज भी उनके बुजुर्गों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह पहाड़ी कभी एक पवित्र स्थान हुआ करती थी, जहां एक शक्तिशाली जनजाति रहती थी। यह जनजाति प्रकृति की पूजा करती थी और इस पहाड़ी को अपने देवताओं का वास मानती थी। लेकिन समय के साथ बाहर से आए लुटेरों ने इस स्थान को तहस नहस कर दिया। उन्होंने पहाड़ी के अंदर बने पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया और वहां मौजूद पौधों और बेलों को आग लगा दी। इसी दौरान इस जनजाति के एक बुजुर्ग पुजारी ने इन बेलों को श्राप दिया कि वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगी और उन सभी को मारेंगी जो इस पहाड़ी पर कदम रखेंगे। पुजारी का श्राप इतना शक्तिशाली था कि बेलें सिर्फ जीवित नहीं रहीं, बल्कि वे एक ऐसी खतरनाक ताकत में बदल गईं जो अपने आसपास के किसी भी जीव को निगल सकती थीं। ये बेलें न केवल शारीरिक रूप से हमला करती थीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को भ्रमित करने और उन्हें अपने जाल में फंसाने में सक्षम थीं। ग्रामीण जानते थे कि इस श्राप को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। इसीलिए उन्होंने पहाड़ी को अलग थलग कर दिया और किसी को भी वहां जाने से मना कर दिया। एमी और जेफ की मौत के बाद ग्रामीणों ने उनकी लाशों को पहाड़ी पर ही छोड़ दिया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने शवों को हटाने की कोशिश की तो श्राप और फैल सकता है। धीरे धीरे उनके शव भी बेलों का हिस्सा बन गए, लेकिन उनकी मौत ने ग्रामीणों को और सतर्क बना दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई और बाहरी व्यक्ति इस जगह पर कदम न रखे। हालांकि पहाड़ी को सील कर दिया गया था, लेकिन बेलों की ताकत धीरे धीरे पहाड़ी के आसपास के जंगलों में फैलने लगी। ग्रामीणों ने देखा कि अब जंगल के कुछ हिस्से भी बेलों से संक्रमित हो गए थे। उन्होंने जंगल के उस हिस्से में जाना बंद कर दिया और वहां भी एक घेरा बना दिया। ग्रामीणों का मानना था कि यह श्राप तब तक फैलेगा जब तक इसे कोई प्राचीन रीति रिवाज के जरिए शांत नहीं करेगा। लेकिन उस रीति रिवाज को कैसे करना है यह कोई नहीं जानता था। इस पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी कदम रखता था वह या तो मर जाता था या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता था। लोग कहते थे कि बेलों में उन सभी की आत्माएं बसती हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जान गंवाई। ये आत्माएं न तो पूरी तरह से मरती थीं और न ही जिंदा रहती थीं। ग्रामीणों ने देखा कि जो लोग यहाँ से बचकर वापस आते थे वे भी कुछ दिनों के भीतर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते थे और अंततः मर जाते थे। इस कहानी के जरिए ग्रामीणों ने बाकी दुनिया को चेतावनी दी कि इस पहाड़ी के पास न जाएं। उन्होंने इस श्राप को नष्ट करने के लिए कई तांत्रिक और साधुओं की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। ग्रामीणों का मानना था कि यह श्राप एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद कभी हल नहीं किया जा सकेगा। पहाड़ी आज भी वही है,
अपनी डरावनी खामोशी और ख़तरनाक बेलों के साथ जो अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही हैं। कहानी का अंत। डीएनए रुइंस की यह कहानी न केवल एक भयानक अनुभव है, बल्कि यह प्रकृति और अंधविश्वास के बीच के जटिल संबंधों को भी दिखाती है। यह पहाड़ी आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इसके रहस्य को सुलझाने की हिम्मत शायद ही कोई करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कहानियों के सफर का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।